हेलो फ्रेंड्स, जूलॉजिक्स में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त नवाब। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू किया है, चैप्टर जो 11th का जूलॉजी का चैप्टर है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हमने पिछले लेक्चर में शुरू किया है और इसका जो प्रिमिटिव स्टार्टिंग का हिस्सा जो है हमने देखा है, जिसमें हमने लोअर इनवर्टिब्रेट्स जिसके अंदर हमने देखा था स्पॉन्जेस, फिर अर्थ हमने देखा था सिलोमेट्स, इसके अलावा हमने देखा था फ्लैट वर्म्स। इनके अंदर कौन सा रेस्पिरेशन पाया जाता है, याद करो, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मेथड से ये रेस्पिरेशन करते हैं। इसके बाद हमने जो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में एग्जांपल्स दिए उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसके ये तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स के नाम है, इसके एग्जांपल्स जो है उसके हिसाब से भी आपको याद रखना है। इसके एग्जांपल्स हम एनिमल किंगडम जब टॉपिक पढ़ेंगे हम डिटेल में इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, याद रखिए। फ्लैटवर्म का हमने लीवर फ्लूक देखा था, रिकॉल कीजिए। इसके अलावा हमने देखा अर्थवर्म, जिसके अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करता है, रेस्पिरेशन शो करता है। इसके अलावा हमने इंसेक्ट्स के बारे में देखा था, इंसेक्ट्स इसके अंदर नेटवर्क ऑफ ट्यूब होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, जिसको हम ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। ये ट्रैकियल ट्यूब्स के जरिए वो रेस्पिरेशन करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेते हैं। इंसेक्ट्स के अलावा हमने एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स भी देखा था, जिसके अंदर वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स होते हैं। जिसके अंदर हमने देखा ऑक्टोपस हो गया, जिसमें हमने देखा झींगा जिसको कहते हैं प्रॉन्स, ये इसके टाइप है जो है एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, जिसके अंदर गिल्स होता है। और जो रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है उसको क्या कहते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। मैं ये कल लास्ट लेक्चर का ले रहा हूं, नया लेक्चर अभी शुरू भी नहीं हुआ, तो ये सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहा हूं मैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। इसके अलावा फिर हम आए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में देखा हमने, जिसमें वर्टिब्रेट्स, मैमल्स, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जो देखे हमने, उसके अंदर हमने देखा रेप्टाइल्स, उसके अलावा हमने देखा मैमल्स, फिर हमने एम्फीबियंस देखे थे इसमें, जिनके अंदर वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। और वैस्कुलराइज का मतलब जहां पे बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स, जहां पे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होते हैं, उस जगह को वैस्कुलराइज्ड कहा जाता है। बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लंग्स, ये हमने लास्ट टाइम देख लिए हैं। तो अब हम आज क्या देखने वाले हैं, ये हमने प्रिमिटिव और जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके रेस्पिरेशन का एक तरीका क्या हो सकता है। फिर हमने उसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखा था,
मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड होता है हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। और ऑक्सीजन की जरूरत बॉडी को क्यों होती है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है? हमें ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस है, वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिसमें ऑक्सीजन लिया जाता है और CO2 रिलीज किया जाता है। CO2 बॉडी के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, इसलिए उसको बाहर निकालना भी उतना ही जरूरी है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस का नेक्स्ट पार्ट, जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप में से बताइए सब लोग मुझे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, थोड़ा सा बताइए। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है? जैसा कि हम सब जानते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स इन्वॉल्व करता है। क्या लंग्स सिर्फ लंग्स है? नहीं। तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है। सबसे शुरुआत होती है, समझो ये एक इंसान का चेहरा है और यहाँ पर ये उसकी नाक है, ये उसके अपर लिप्स है, लोअर लिप। तो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत नॉस्ट्रिल्स, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, जो अपर लिप के ऊपर जो पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स है, वहां से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत होती है। और ये एक्सटर्नल है, बॉडी का है, बॉडी के बाहर है, इसलिए एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, यहां से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत होती है। नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खुलता है। नेसल पैसेज, नेसल कैविटी, ये नेसल पैसेज है, ये नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी खुलती है फेरिंग्स में। कहाँ खुलती है? फेरिंग्स में। ये हमारा थ्रोट है, इस तरीके से ये खुलती है फेरिंग्स में। तो नेजल कैविटी के बाद कौन सा पार्ट आता है? फेरिंग्स। और फेरिंग्स क्या है? इट्स द कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर। इसमें फूड एंड एयर की ये कॉमन ओपनिंग है। आपको क्वेश्चन आ सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा हिस्सा है जो फूड और एयर के लिए कॉमन है? तो वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स बाद में जो जाके खुलता है वो खुलता है लैरिंग्स में। थर्ड पार्ट क्या आता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स में खुलता है। ये लैरिंग्स जो है ये कार्टिलिजिनियस पार्ट है। कार्टिलिजिनियस, ये किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है, इसलिए इसको कार्टिलेजिनियस बॉक्स कहा जाता है। और इसी लैरिंग से हमारी आवाज, जो साउंड, जो मैं बात करते हैं हम, जो अलग अलग किस्म की हम आवाजें निकालते हैं, हमारे सिंगर गाने गाते हैं, हाँ, अलग अलग गाने। कौन सा गाना चल रहा है अभी फिलहाल टॉप में, जानते हैं आप लोग? तो ये जो गाने गाते हैं, जो बच्चे रोते हैं, हर चीज जो वोकल कॉर्ड से निकलती है, और ये वोकल कॉर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होता है? ये लैरिंग्स में ही प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको साउंड बॉक्स ऑफ बॉडी भी कहते हैं। बॉक्स ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। और इस लैरिंग्स के अंदर एक ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं ग्लॉटिस। ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग वोकल कॉर्ड्स की ओपनिंग है, ओपनिंग है। जब हम खाना खाते हैं तो हमने खाया हुआ खाना इस ग्लॉटिस में न जाए, क्योंकि ये रेस्पिरेशन और हवा और बात करने वाली जो चीज है उसके लिए बना है। तो इसके अंदर इसमें हमारा फूड नहीं जाए, क्योंकि ये कॉमन ओपनिंग है। तो एक जो ओपनिंग है ये ग्लॉटिस वाली ओपनिंग है जो लैरिंग्स में खुलती है, और दूसरी एक है जो हम बाद में देखेंगे,
वो है ईसोफेगस में खुलती है। ईसोफेगस जो हमारे डाइजेशन सिस्टम का हिस्सा है, ईसोफेगस। तो ये ग्लॉटिस के पीछे ही ईसोफेगस की ओपनिंग होती है। तो हमने खाया हुआ खाना वो डायरेक्ट ईसोफेगस में जाए, ग्लॉटिस में ना जाए, इसलिए उसके ऊपर एक थिन कार्टिलीजिनियस फ्लैप होता है। फ्लैप यानी एक तरीके का ढक्कन होता है जो ग्लॉटिस के ओपनिंग को बंद करता है, जिसे कहते हैं इपीग्लॉटिस। याद रहेगा आपको, इपीग्लॉटिस। ये सब जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये सब पॉइंट्स हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से है। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेसल कैविटी, नेसल पैसेज, नेसल पैसेज खुलता है नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी खुलती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो कॉमन ओपनिंग है फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड एयर के बाद फेरिंग्स खुलता है लैरिंग्स में, जहां से हम बात करने वाला वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इसीलिए उसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। हम नेजल कैविटी देखा, फिर हमने फेरिंग्स देखे, फिर हमने लैरिंग्स भी देखे। फेरिंग्स में याद रखने वाली बात, फूड एयर की कॉमन ओपनिंग। लैरिंग्स साउंड बॉक्स, जहां से आवाज निकलती है, वोकल कॉर्ड होते हैं, वोकल कॉर्ड की ओपनिंग ग्लॉटिस। इसको जब हम खाना खाते हैं, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में इंजेशन कहते हैं, तो हमारा फूड बोलस जो खाया हुआ निवाला है, जो खाना है, वो ग्लॉटिस में ना जाए और वो ईसोफेगस में जाए, ईसोफेगस में जाए। इसलिए क्या होता है यहाँ पे? इपीग्लॉटिस। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी की। और ये सब, ये साउंड बॉक्स, लैरिंग्स और इपीग्लॉटिस का बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है, कार्टिलेजिनियस इन नेचर। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने यहां तक देखा। एक बात यहां तक समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, तो हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आज शुरू किया है। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस की सीट हासिल करना, यह हमारा मकसद है, और हम इंसानों के डॉक्टर ही बनना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक्स हमको आना बहुत जरूरी है। और आपको मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि सबसे ज्यादा डिसीजेस जो पाए जाते हैं नॉर्मली, कॉमनली, वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। यहां तक कि अस्थमा से लेके कॉमन फ्लू से लेके कोरोना, ये सब रेस्पिरेटरी ही डिसीज थे। इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक आपको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात आ रही है यहां तक समझ में? हाँ, तो अभी हम चलते हैं आगे। हमने ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई तक, प्राइमरी, टर्शरी, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स भी देख लिया हमने। और हाँ, और एक बात इसमें रह गया पॉइंट, जो ट्रैकिया है से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ये जो स्ट्रक्चर है, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स से सपोर्टेड होता है। मतलब ये ट्रैकिया है,
तो इसके ऊपर ऐसे रिंग्स होंगे, इनकम्प्लीट होंगे, पूरा सर्कल नहीं होगा, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट। कहां से? पूरे ट्राइकिया पे होगा। उसके अलावा फिर प्राइमरी ब्रोंकाई में प्राइमरी ब्रोंकाई में भी होगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी होगा और टर्शरी ब्रोंकाई में भी होगा। फिर ब्रोंक्यूल्स में, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होगा। ये क्या? इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स। अंडरस्टूड? इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये आपको बता दिया, ये प्राइमरी ट्रैकिया जो होता है ये 5th वर्टिब्रा में जाके डिवाइड हो जाता है और बनता है ब्रोंकाई। ये प्राइमरी ब्रोंकाई होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। थोड़ा सा आप ये अंडरस्टूड कर लेना, फ्लो में आ जाएगा आपके। ठीक है। अब बात आती है ये जो कंडक्टिंग पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट जो नेजल नॉस्ट्रिल से जो शुरू होता है, तो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, ये जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसका काम क्या है? क्या काम है बताइए? इसका काम क्या है? इसका काम है जो एयर हम बॉडी में ले रहे हैं उसका, उसके अंदर से हर किस्म का फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करना एक काम है इसका। इसको ह्यूमिडिफाई करना, ये एक काम है। और थर्ड काम क्या है? एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लाना, ये भी एक काम है इसका, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले कि हम ये चीजें डिटेल में देखते हैं, पता करते हैं कि ह्यूमन के अंदर 2 पेयर ऑफ लंग्स होता है। 2 लंग्स होते हैं, लंग्स 2 होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। जैसा कि ये ट्राइकिया देखा हमने, तो यहाँ एक लंग होता है और यहाँ एक लंग, 2 लंग्स होते हैं। ये लंग्स के ऊपर जो कवरिंग होती है 2 लेयर्ड कवरिंग से ये ढका होता है, जिसे हम कहते हैं प्लूरा। क्या कहते हैं? प्लूरा। इसको वो कहते हैं प्लूरल लेयर्स। ये डबल लाइनिंग होती है, आउटर एक्सटर्नल प्लूरा और इंटरनल, जो इनसाइड अंदर वाला ही हिस्सा होता है उसको इंटरनल प्लूरा कहा जाता है। और ये 2 लाइनिंग के बीच में जो लिक्विड होता है उसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और ये फ्लूइड का क्या काम है? ये फ्लूइड का काम है लंग्स और ये प्लूरा के बीच में फ्रिक्शंस को कम करना। क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स फूलते हैं और सिकुड़ते हैं, एक्सपांड होते हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपांड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये हलचल है, तो ये हलचल के अंदर जो यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, इस फ्रिक्शन को कम करने का काम ये प्लूरल फ्लूइड का होता है। तो ये 2 लोब्स, ये 2 लंग्स जो है वो कवर्ड होते हैं। याद रखने वाली बात, डबल लेयर प्लूरा से ये होता है, जिसका एक्सटर्नल और इंटरनल प्लूरा कहते हैं, जिसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम प्लूरल
फ्लूइड कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये है आउटर सरफेस और इनर सरफेस। तो ये जो आउटर प्लूरा है ये कांटेक्ट में होता है, जो आउटर प्लूरा है वो कांटेक्ट में होता है थोरैसिक सरफेस के साथ, ये कांटेक्ट में होता है। और इनर जो प्लूरा होता है वो होता है लंग्स सरफेस के साथ एसोसिएटेड होता है। आउटर प्लूरा इज एसोसिएटेड, ये लाइनिंग लगी हुई होती है थोरैसिक सरफेस के साथ, और इनर प्लूरा की लाइनिंग लगी होती है लंग्स सरफेस के साथ। ये हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनर सरफेस लंग सरफेस के साथ और आउटर सरफेस थोरैसिक कैविटी के सरफेस के साथ। और जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो वहां पे फ्रिक्शन कम करने में काम करता है। तो इसके बाद जो हमने पहले देख लिया वो आता है फिर कंडक्टिंग पार्ट, जिसके हम नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और दूसरा रेस्पिरेटरी भाग जो आता है एल्वोलाई तक का, एल्वोलाई और डक्ट्स, ये एक्चुअल रेस्पिरेशन और एक्सचेंज का हिस्सा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो बात समझ में आई आपको? कंडक्टिंग पार्ट और ट्रांसपोर्ट पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट्स। ओके, तो ये क्या करता है? क्लीन करता है, जैसा मैंने बताया, फॉरेन पार्टिकल्स को, फिर ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, और बॉडी टेम्परेचर पे लाता है एयर के टेम्परेचर को। ये काम है कंडक्टिंग पार्ट का। अब आगे चलते हैं हम। ये जो थोरैसिक कैविटी है, ये थोरैसिक रीजन जो है वो एक एयर टाइट एक आपको सब्जेक्ट रहेगा एमबीबीएस में, आप जाएंगे तो उसका नाम है, क्या है नाम उसका बताओ? एनाटॉमी। तो एनाटॉमिकली मतलब बॉडी के अंदर का हिस्सा, इंटरनल स्ट्रक्चर्स। एनाटॉमिकली थोरैसिक कैविटी ये एयर टाइट चेम्बर है, इसके अंदर नॉस्ट्रिल और ट्राइकिया के अलावा और कोई ओपनिंग नहीं है, इसीलिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्मूथली चलती है। वो और कहीं से पंक्चर हो गया तो सांस लेने में दिक्कत होती है। इसीलिए जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई किसी को गन शॉट लगता है तो डॉक्टर साफ साफ लिखता है उसके डेथ रीजन ऑफ डेथ्स में, ये लिखा होता है पंक्चर्ड लंग्स, क्योंकि ये एयरटाइट थोरैसिक कैविटी ये एनाटॉमिकली एयरटाइट कैविटी या चेंबर होता है। समझे क्या होता है? एनाटॉमिकली एयरटाइट चेंबर होता है। लंग्स एनाटॉमिकली एयरटाइट चेंबर होता है। अब आते हैं सराउंडिंग्स के बारे में। लंग्स के सराउंडिंग्स में क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी। वी आर टुडे लर्निंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। सो लेट्स सी व्हाट सराउंड्स लंग्स। लंग्स के आसपास क्या होता है? लंग्स
कि डॉर्सली, डॉर्सल याद रखो, डॉर्सल मतलब पीठ वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, डॉर्सली। डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी होती है। कॉलम होता है वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली मतलब सामने वाला हिस्सा, वेंट्रली ये होता है स्टर्नम। ये जो हड्डी होती है बीच में, इसे कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम सामने वाला हिस्सा। और लैटरली मतलब साइड से, लैटरली, लैटरली होता है रिब्स, फसलियां, फसलियां बोलते हैं ना पुराने लोग, एक फाइटर हुआ तो फसलियां टूट जाएंगी, मतलब रिब्स। हमेशा आता है जब डॉक्टर जब मेडिकल रिपोर्ट बनाता है किसी झगड़ों की, तो ब्रोकन रिब्स, ये बहुत नाजुक हिस्सा है, जरा भी जोर से अगर चेस्ट को मार लग जाए तो ये जो रिब्स है हमारे वो टूट सकती हैं। तो लैटरली क्या होते हैं, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, और लैटरली रिब्स होते हैं, रिब्स होते हैं। अब इसके बाद और नीचे वाले हिस्से में क्या होता है, नीचे वाले हिस्से में क्या होता है, लोअर साइड, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, लैटरल साइड, नाउ लोअर साइड। लोअर साइड होता है डोम शेप्ड डायाफ्राम। ये कार्टिजिनियस स्ट्रक्चर होता है जो डोम शेप होता है। कैसा होता है, मतलब अभी हमने देखा ये ट्रैकिया है, ये लंग्स है, ये लंग्स है, तो ये लंग्स जो है तो इसको कवर करने के लिए ये ऐसा डोम बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डोम शेप डायाफ्राम। दिस इज डोम शेप डायाफ्राम। सामने से स्टर्नम है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम है, साइड से रिब्स हैं। ओके, समझ में आई आप सबको बात। ये हम एनाटॉमिकल हिस्सा पढ़ रहे हैं इसका, इसका आगे का हिस्सा, इसमें कौन से मसल्स होते हैं क्या है, या आगे आने वाला है हमारा। तो अभी यहाँ पे एनसीईआरटी के आपके जो चैप्टर है ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके अंदर जो पॉइंट्स दिए गए हैं नेजल कैविटी का जो पूरा रास्ता और उसके अंदर क्या क्या है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। काइंडली अप्रिशिएट द वे आई हैव बीन टीचिंग यू दिस सब्जेक्ट मैटर। हो सके उतना मैंने लाइन बाय लाइन और हर टर्म, हर लाइन को मैंने कवर करने की कोशिश की है। कुछ छूट भी जाए तो मैं उसको कवर करता हूं, ठीक है। यह है हमारा लंग्स वाला हिस्सा, जहां पे हमने उसके सराउंडिंग्स में क्या होता है वो भी देखे। और इसके अलावा अब हम देखते हैं कैविटी वॉल्यूम के बारे में। तो अब यहां जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वही डिसाइड करता है लंग्स का वॉल्यूम, वही डिसाइड करता है लंग्स का वॉल्यूम। और लंग्स के वॉल्यूम को साइंटिफिक मेडिकल लैंग्वेज में पल्मोनरी वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम। थोरेसिक सिक वॉल्यूम डिपेंड्स, थोरेसिक वॉल्यूम पे ही डिपेंड होता है पल्मोनरी वॉल्यूम। मतलब थोरेसिक वॉल्यूम कम या ज्यादा होगा तो इसका असर पल्मोनरी वॉल्यूम पे भी होगा। अगर थोरेसिक वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाए तो वो पल्मोनरी वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाता है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाता है। इसका मतलब हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नो, वी कैन नॉट कंट्रोल पल्मोनरी वॉल्यूम
डायरेक्टली। ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि स्पेशली ये एक लाइन एनसीईआरटी में दी गई है। जब आप जाके एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। कल को क्वेश्चन आ सकता है, कैन वी कंट्रोल पल्मोनरी वॉल्यूम डायरेक्टली? नो, वी कैन नॉट कंट्रोल पल्मोनरी वॉल्यूम डायरेक्टली। ये बात यहां पे याद रखें। तो थोरेसिक वॉल्यूम के ऊपर पल्मोनरी वॉल्यूम डिपेंड है। अगर जो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और ये घटता है। खास करके हम देखते हैं जब कॉन्सर्ट होते हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट, बहुत ज्यादा भीड़ जहां पे आ जाती है, या मेला हो जाता है, या कोई ऐसी जगह हो जाती है जहां पे इंसान इंसान को ऐसा चिपक जाते हैं और भीड़ हो जाती है। यहां तक कि मुंबई में लोकल ट्रेन में भी जब ज्यादा भीड़ हो जाती है और एक दूसरे के ऊपर लोग दबाने शुरू करते हैं, तो वहां पे लोग अक्सर देखा जाता है डेथ होती है। और डेथ क्यों होती है? मराठी में बोलते हैं गुद मरल्यामुळे, मतलब उसको सांस नहीं लेने आने की वजह से वहां पे डेथ होती है। सफोकेशन की वजह से डेथ होती है। तो किसी ने उनकी नाक पकड़ा था, मुंह पकड़ा था, क्यों सफोकेट हो गए? वो इसलिए सफोकेट हो गए कि वो भीड़ में उनका थोरेसिक वॉल्यूम इतना दबा दिया गया, उनको चारों तरफ से, पीछे से कोई दबा रहा है, आगे से कोई दबा रहा है, कोई कोनी मार रहा है, कोई मुंडी मार रहा है, जिसकी वजह से उनका थोरेसिक वॉल्यूम गिर जाता है। लंग्स को रेस्पिरेशन के लिए समझो 200 ml, एक कंसिडर, ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, मैं एक बता रहा हूं फॉर एग्जांपल, उनको 200 मिलीलीटर की जगह लगती है, लेकिन दबाने की वजह से वो 100 मिलीलीटर बच गई थोरेसिक वॉल्यूम। लंग्स को जगह ही नहीं मिली, तो लंग्स के पल्मोनरी वॉल्यूम पे भी असर हो गया और उन्हें सांस नहीं ले पाए। दे कैन नॉट ब्रीथ, दैट्स व्हाई दे डाइड ऑफ सफोकेशन। तो ये भी एक कॉमन कॉज ऑफ डेथ है, खास करके भीड़ भाड़ वाले एरिया में। एक जमाना था माइकल जैक्सन का, माइकल जैक्सन के जब कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे तो उसके लिए इतनी भीड़ आ जाया करती थी, तो जो लोगों के मसल्स कमजोर है, जो दुबले पतले है, वो अक्सर वो लोग दब जाया करते थे, और सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि उनका थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाता था, जिसकी वजह से उनका पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाता था, और सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। सो थोरेसिक वॉल्यूम डायरेक्टली कंट्रोल्स दी पल्मोनरी वॉल्यूम। अगर थोरेसिक वॉल्यूम कम होता है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम होता है। कोई पार्ट रहा तो नहीं गया ना? मैं एक बार नजर मार लेता हूं। तो ये बात थी, हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आज देखा, जिसमें हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आज हमने देखा, जिसमें नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल से शुरू किया हमने, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, जिसके अंदर ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, कार्टिलेजिनस, साउंड बॉक्स, फिर हमने ट्रैकिया, फिर हमने देखा प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, हाँ, फिर उसके बाद हमने ब्रोंक्यूल्स देखे, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स देखे हमने इनिशियल, फिर हमने टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स देखे, उसके बाद हमने ये जो टर्मिनल ब्रोंकाई इर्रेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर हमने देखा, एल्वियोलाई भी देखा, टर्मिनल ब्रोंकियल, नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियल तक कंडक्टिंग पार्ट जिसका काम है ट्रांसपोर्ट करना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एयर को ट्रांसपोर्ट करना टू एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई और उसके डक्ट्स क्या हैं? रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्चुअल रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है। काय में एक्सचेंज होता है? O2 लिया जाता है और CO2 बाहर छोड़ दिया जाता है। ये CO2 कहां से आया?
हमने स्टार्टिंग में कल के लेक्चर में देखा था कैटाबोलिक रिएक्शंस, ठीक, रिएक्शंस दैट हैपन इन ह्यूमन बॉडी, जहां पे कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हमारे बॉडी का सिस्टम चलता है। इसको कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें O2 यूज होता है और CO2 उसमें प्रोड्यूस होता है जो हार्मफुल है, तो उसको बाहर छोड़ देना पड़ता है। और ये एल्वेलाई तक कौन लाता है CO2 को? यहाँ एल्वेलाई तक लेके आता है ब्लड, और ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? ब्लड। तो ब्लड क्या काम करता है? गैस लाने का और गैस लेके जाने का। तो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें अगरचे कुछ रहा गया, नहीं रह गया, आप देख लो। इसमें अगरचे कुछ लगता है तो हम फिर देखते हैं। तो हमने क्या क्या देखा आज, वापस से एक बार मैंने आपको सम अप करके दे दिया है। तो कोशिश रहेगी मेरी कि हर वर्ड, हर टर्मिनोलॉजी जो एनसीईआरटी की है मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो आज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा हमने आज कवर कर लिया है। इसके अलावा और थोड़ा सा 2-4 पॉइंट है वो हम लेंगे, फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पे कल वापस से हम वीडियो बनाएंगे। जब तक अपने दोस्तों, अपने पीयर्स के साथ जो नीट कर रहे हैं, जो सीरियस स्टूडेंट है, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जूलॉजिक्स को यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी हमारे पेजेस अवेलेबल है। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।